हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी की श्रृंखला के पहले वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे संधि पर। संधि क्या है और कितने एंगल से इस पर सवाल आते हैं। पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीटीईटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सुपर टेट का भी अनिवार्य हिस्सा है। बल्कि लोक सेवा आयोग में जो लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा होती है उसमें भी ये मेंस की परीक्षा में आता है। ठीक, जो लिखी हुई टेक्निकल किताबी परिभाषा वही है जो ऊपर आप देख रहे हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बहुत ही सामान्य भाव से कैसे इसको समझें। एक किताबी बात है जो लिखी हुई है, उसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है और जो है उसी पे सवाल आता है। अब देखिए, सवाल स्वर संधि पे आता है, व्यंजन पे आता है, विसर्ग पे आता है, लेकिन जो गलत होता है वो सवाल सारा का सारा स्वर संधि के भेद जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे। स्वर संधि के 5 जो भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, सारा सवाल यहीं पे गलत होता है। व्यंजन संधि पे सामान्यतः सवाल गलत नहीं होता है और न ही विसर्ग संधि पे गलत होता है। बहुत सीधी सीधी पहचान है, खट से आप कर लेते हैं। जो गलती होती है वो यहाँ पे होती है कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार है इनमें जब सवाल आता है तो ही गलती होती है। तो हम लोग इसको भी गौर से देखेंगे और ये मान चलिए आज के बाद से यहाँ से गलत नहीं होगा अगर आपने ठीक से इसको 3-4 बार वीडियो को देख लिया। हम लोग समझेंगे कि संधि क्या है। एक्चुअली हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा कहें या कोई भी भाषा कहें, किसी भी भाषा में मूल शब्द जो है उनकी संख्या बहुत नहीं होती है। फिर मूल शब्दों से अन्य शब्द और शब्दों की ज़रूरत पड़ती है तो नए शब्दों का निर्माण होता है। मूल शब्दों से बाकी के शब्दों के निर्माण की जो विधाएं हैं, जो टेक्निक्स हैं, हिंदी भाषा में संधि भी उनमें से एक है। यानी संधि क्या है? संधि हिंदी भाषा की वह विधा है जिससे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्या हिंदी भाषा में कुछ और भी ऐसी टेक्निक्स हैं? और भी है, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, समास, अव्यय, संधि। हिंदी भाषा में इतनी विधाएं हैं या कहें इतनी तकनीकें हैं जिनसे नए शब्दों का निर्माण होती है। प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है, समास भी है, अव्यय भी है। उन्हीं में से संधि भी एक है। ये व्यवहारिक बात है संधि को लेकर के कि नए शब्द को बनाने के लिए कुछ तकनीकें ईजाद की गई हैं, तो संधि भी उनमें से एक है। और भी है अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको भी हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। फिर बात आती है कि संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, इनको बांटने का आधार क्या है? आधार भी है, जब स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर से जब मेल हो और उससे जो विकार पैदा हो तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो जो संधि बनती है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। मेल से मतलब व्यंजन के बाद ये आए, विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो उसे विसर्ग संधि कह देते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण जगह है, स्वर संधि को पुनः 5 भागों में बांटा जाता है। किसको? स्वर संधि को पुनः 5 भागों में बांटा जाता है।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। इसमें दीर्घ गुण संधि में गलती होने की संभावना ना के बराबर है, बहुत सिंपल सी है। गुण और वृद्धि में ओवरलैपिंग होती है, यण और अवायद में ओवरलैपिंग होती है। इस बात को मैं बार बार इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि गलती होने की संभावना कहाँ है और उस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो गलती फिर नहीं होगी। यण संधि के उदाहरण आयाद में ओवरलैप करते हैं, वृद्धि के गुण में ओवरलैप करते हैं, तो जो अंतर है बेसिक समझ लेंगे। अब दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि कुछ नहीं, बस यूँ समझ लीजिए, जब 2 स्वर मिलें और दोनों होमोजीनियस हों, मतलब एक ही जैसे आ है तो आ है, ई प्लस ई है, ऊ प्लस ऊ है, तो हमेशा दीर्घ हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में जो छोटा होता है वर्ण या स्वर उच्चारण में, उसे हम लोग ह्रस्व कह देते हैं। यानी ह्रस्व का ह्रस्व से मेल हो तो भी दीर्घ होता है, ह्रस्व का दीर्घ से मेल हो तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ का दीर्घ से मेल हो तो भी दीर्घ होगा। जैसे छोटा यानी ह्रस्व, छोटा हो या बड़ा, इसके बाद चाहे छोटा है या बड़ा है, हमेशा ही बड़ा होगा। ऐसे ई के केस में भी है। ऐसे ही ऊ के केस में है। हमेशा दीर्घ ही होगा। और चाहे जैसे, इसका उदाहरण लिख लें। हिमालय यानी हिमधन आलय, इसका नदीस, नदीधन ईस। बड़ी ई तब भी बड़ी ई, छोटा बड़ा तब भी यहाँ पे बड़ा। ऐसे ही भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा हो बड़ा हो तब भी यहाँ पे बड़ा हो। पितृ ऋण, ठीक। ये रही दीर्घ संधि, यानी चाहे समझने की बात केवल यहाँ पे है, छोटे आ के बाद छोटा आए, चाहे बड़ा आ के बाद छोटा आए, चाहे छोटे आ के बाद बड़ा आ आए, चाहे बड़ा आ के बाद बड़ा आए, हमेशा बड़ा ही होगा। यही बात ई ऊ के संदर्भ में भी सही है। थोड़ी जगह की समस्या, ठीक। आगे गुण संधि को हम लोग देखते हैं। गुण संधि में क्या होगा?
जब आ चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो के पश्चात ई या उ आएगा या री आए, जब ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो उसके पश्चात ई उ और री आएगा तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा अर। यानी जब आ के पश्चात ई उ री आए तो आ के बाद जब ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद जब उ आएगा तो ओ हो जाएगा। चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात को। देखिए, ग्रामर का मतलब होता है गणित, किसी भी भाषा का ग्रामर का मतलब है एकदम गणित। अगर गणितीय तरीके से समझेंगे तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आप मास्टर की बराबरी कर सकते हैं। बाकी विषय में थोड़ा सा कठिन होता है। हम इनकी पहचान लिख रहे हैं, फिर इनके एक एक उदाहरण भी लिखते हैं। गुण संधि में क्या, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि। वृद्धि में क्या है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ यानी छोटा और बड़ा के पश्चात ए ओ आए तो ये हो जाता है आए और ये हो जाएगा आओ। ठीक, दीर्घ गुण वृद्धि यण। अब यण संधि में क्या होगा, यण संधि में जब ई और ओ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, मतलब इन तीनों के पश्चात अगर कोई असमान स्वर से मतलब है वो ई नहीं होगा, वो ऊ नहीं होगा, वो री नहीं होगा। आ हो सकता है, ए हो सकता है, तो ये हो जाता है या ये हो जाता है वा और ये हो जाता है रा। अभी एग्जाम्पल भी देंगे। आयाद में क्या है, आयाद में अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज ही दुखड़ा खत्म है संधि को लेकर के। ए ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ये हो जाता है आए और आए, और ये हो जाता है अब और आप।
ए के बाद जब असमान स्वर आएगा तो अय और आय हो जाएगा, और ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो अब और आव हो जाएगा। जब ये ए होगा तो अय बनेगा, और जब अय होगा तो आय बनेगा, जब ओ होगा तो अब बनेगा, जब औ होगा तो आव बनेगा। अभी उदाहरण समझ में आएगा। हम इसके इन समूह के उदाहरण भी दें उससे पहले आप समझिए, एक एक उदाहरण लिख दें तभी आते हैं हम लोग। एक आयक उदाहरण जैसे इसका उदाहरण लिख लें, जैसे महेश। महेश का विच्छेद कैसे करेंगे? महाधन ईस, यानी ये बड़ा आ है ये, और ई है ये, ई और बड़ा आ मिलके हो गए ए। इसका उदाहरण लिख लें, सूर्योदय। विच्छेद कैसे करेंगे? सूर्यधन, ठीक। ये ओ, ये आ है और ये ऊ है, मिलकर के हो गया ओ, ठीक। अर का उदाहरण क्या है? जैसे इसका उदाहरण लिख लें, महर्षि। विच्छेद क्या करेंगे? महाधन, महाधन ऋषि। आ है, री है और हो गया अर, महर्षि। महर्षि इसको पढ़ेंगे। तो ये उदाहरण हुए महेश, सूर्योदय, महर्षि आपने देख लिए। अब इसके देखते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है सदैव, सदधन ऐब। आ यानी ये और ये तो हो गया आय, ठीक। इसका उदाहरण लिख लें, महोषधि। औ का उदाहरण लिख लें, विच्छेद होगा महा धन औषधि। ठीक। आ के बाद औ आएगा, ओ औ, महौषधि। ठीक। एड़ संधि का उदाहरण, प्रत्येक। विच्छेद प्रतिधन एक। ई और ए असमान स्वर, इससे भिन्न ई और ऊ से भिन्न यहाँ पे कोई आ सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण इसका भी लिख सकते हैं, स्वागत। विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत। ऊ के बाद आ आया तो वाह हो गया ये, ई के बाद ए आया तो या हो गया।
और ऐसे ही अगला उदाहरण हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा मात्राज्ञा, विच्छेद होगा मात्र धन आज्ञा। मात्र धन आज्ञा, री के बाद कोई असमान स्वर, री के बाद कोई असमान स्वर, मात्राज्ञा। ए आए और अब आपके उदाहरण जैसे इसके आप दो उदाहरण ले सकते हैं। शयन से धन अन, गायक गय धन अक। इन दोनों के उदाहरण हो सकते हैं पवन, पावक, पवन का पो धन अन और पावक का पौ धन अक। ठीक, अब चलिए इसको देखो समझते हैं। बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है और आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत की व्याकरण दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, देव भाषा, ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। उसका कारण भी है। देखिए, हमने एक संक्षिप्त में ब्रीफ में संधि क्या है, शब्द निर्माण की एक कला है, विधा है, टेक्निक है। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कैसे कैसे होता है दिया हुआ है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। देखिए, अब इसको कैसे लिखा गया है, ये एक्चुअली हमारी जो वर्णमाला है हिंदी की वो लिखी गई है। आ ई उ ए ओ औ। ठीक, जैसे आ और आ यानी जो समांगी स्वर मिलेंगे तो चाहे छोटे छोटे मिलें, चाहे छोटे बड़े मिलें, चाहे बड़े बड़े, बड़ा यानी दीर्घ हो जाएगा। फिर आ के बाद जब ई उ आएगा तो जो विकार हुआ वो ए और ओ के रूप में देखा। फिर आ के बाद यानी ए ओ आओ, यानी जैसे वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं अपनी हिंदी भाषा के ओलम, ई उ ए और ओ है, तो ऐसे ही पढ़ते चले जाइए। केवल आपको ये याद रखना है, दीर्घ के बाद गुण, फिर उसके बाद वृद्धि, फिर यण और अयादि। इस फ्लो चार्ट में से आपको केवल ये याद रखना है कि दीर्घ के बाद गुण होती है, गुण के बाद वृद्धि होती है और यण अयादि आपको याद बनी ही रहती है। ठीक, बस ये क्रम आपको याद रखना है, बाद बाकी अपने आप लिख जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं, छोटे छोटे मिलके बड़े हो जाते हैं। यहाँ 2 जगह आ आया है तो उसके आगे यहाँ पे ई और उ और यहाँ पे ए और ओ है। फिर क्या किया, फिर उन्होंने रिपीट किया ई उ ए ओ ओ, फिर एक बार लिख दिया ई उ और ए ओ लिख दिया। ये विशेषता दोनों में एक जैसी असमान स्वर हो, यहाँ पे भी असमान स्वर हो। जब ई और कोई असमान स्वर मिलेगा तो या हो जाएगा। जैसे प्रतिधनेक, प्रत्येक, ई है और ए है, ई है और ए है तो या हो गया। जब सुधन आगत स्वागत यानी वाह हो गया। जब उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा। जब री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो र हो जाएगा। ठीक, असमान मतलब ये नहीं होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसके अलावा कोई दूसरा हो। वही बात अयाज में, जहाँ पे ये ख़त्म हुई वहीं से अयाज शुरू हो गई। ई और उ तो ए और ओ है, उधर वही कंडीशन यहाँ है जो कंडीशन यहाँ पे थी। ए के बाद कोई असमान स्वर तो ए और आय हो जाएगा। जब ए होगा तो ए और जब आय होगा तो आप।
ओ के बाद कोई असमान स्वर तो अब और आब हो जाएगा। जब ओ आएगा पो धनन तो पवन अब हो गया। जब पौ औ के बाद कोई असमान स्वर आया तो पावक हो गया। केवल आपको ये असमान स्वर वाली बात अगर समझ में आ गए तो ये आदमी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे तो इतनी अगर बात समझ में आ गई, सदैव सदा सत धनैव, तो सदैव महोषधि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण करीब करीब हम आपको 400-500 शब्दों का अभ्यास कराएंगे। उस 400-500 में 4-5 भी नहीं गलत होने चाहिए। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो इसके बाद गलत नहीं होनी चाहिए। व्यंजन संधि में 2-3 बहुत बेसिक सी बातें हैं, नियम जैसा कुछ खास नहीं है, वही विसर्ग संधि में है। जो सारी गलती आप संधि को लेकर के करते हैं यहीं पे होती है या करते हैं। अब इसमें देखिए कितना लॉजिकल है, एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि में चाहे होमोजीनियस होना चाहिए दोनों। जब आप शब्द को तोड़ेंगे, शब्द का विच्छेद करेंगे, हाँ एक आया कि शब्द विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे, चाहे ट्रिक समझ लें या कॉन्सेप्ट समझ लें। वृद्धि संधि में यहाँ भी 2 जगह आ है, लेकिन इधर बस ध्यान रखना है कि 2 जगह आ है और उसकी राइट साइड कॉन्सिक्यूटिव ई उ ए ओ में कन्वर्ट हो गई है। फिर एण अयादि में लेफ्ट साइड में ई उ और ए ओ है, राइट साइड फिर इनकी इक्वल हो गई असमान स्वर, यानी एण अयादि की राइट साइड इक्वल है, वृद्धि और एण में लेफ्ट साइड इक्वल है। यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। संधि को विच्छेद अगर नहीं आता होगा तो आप संधि का सवाल नहीं कर पाएंगे। अब शब्द विच्छेद कैसे आए, बहुत छोटे से समय में, कोई आप संस्कृत के विद्वान तो है नहीं ना, संस्कृत कहीं एकेडमिक में पढ़ा है, उसका एक ट्रिक है या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उस शब्द को अगर पकड़े रहेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा सवाल ना आते हुए भी गलत होने से बच जाएंगे। शब्द विच्छेद का ट्रिक या कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी शब्द को आप तोड़ते हैं 2 भागों में, तो दोनों भागों के सार्थक अर्थ होने चाहिए, निरर्थक नहीं होने चाहिए। ये बात अगर आप गांठ में बांध के रखें तो वो ऐसे 10 में से 5 सवाल जो आप गलत कर सकते थे, इसको जानने के बाद वो गलत होने से बच जाएंगे आपके। जैसे हिमालय है, जैसे ये हिमालय शब्द है, इसका अगर हम विच्छेद करें तो कितने तरीके से हो सकते हैं? हिमधनालय, एक ये भी हो सकता है, हिमाधनालय इधर तक दिखता है, एक ये भी हो सकता है, हिमधनालय। टेक्निकली जो संधि का ग्रामर है या गणित है, उस आधार पर हिमालय के 3 प्रकार के विच्छेद किए जा सकते हैं। हिमधन आलय भी हो सकता है, हिमाधन आलय भी हो सकता है, हिमधन आलय भी हो सकता है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि दीर्घ स्वर संधि में दोनों स्वर होमोजीनियस होने चाहिए। तीनों केसों में होमोजीनियस है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। छोटा छोटा मिलकर के भी बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा मिलकर के भी बड़ा होता है, और छोटा या छोटा बड़ा मिलकर के भी होता है। तकनीकी रूप से इस हिमालय के विच्छेद ये तीनों होने चाहिए। जो संधि का ग्रामर अभी अभी दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों गलत हैं और केवल ये सही होता है। इसलिए सही होता है कि संधि का विच्छेद, जब शब्द का विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द का एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। हिम का मतलब है बर्फ और आलय माने घर। हिमा कोई शब्द ही नहीं है, निरर्थक शब्द है, आलय भरे ही घर है। हिम अगर माने बर्फ है, लेकिन अलय कोई शब्द नहीं है, निरर्थक है, निरर्थक है।
यानी जब भी संधि विच्छेद करें, जब भी संधि पहचानने के लिए शब्द को आप तोड़े, तो दोनों पार्ट के एक सार्थक शब्द अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तुरंत उसको छोड़ दीजिए, नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी जगह आप देखेंगे, अगर इस बात को ध्यान में रखा तो बहुत सारे सवाल जो आपके गलत होने से बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो बड़ा होगा, आज हम इसमें केवल इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2-3 बार देखिए। जो ना समझ में आए या जो समस्या रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका निराकरण अवश्य कर देंगे। बहुत ही लॉजिकल है, कुछ भी लिखना नहीं। इतना समझने के लिए आपको 2-3 पेज पढ़ने होंगे और कई दिन तक आप माथापच्ची करेंगे तब भी क्लियर नहीं करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से है। फिर हम कहेंगे ग्रामर का मतलब है गणित, उस एंगल से आप पढ़ेंगे, थोड़ा लिख के अभ्यास करेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे तो कतई गलती नहीं होगी। और लास्ट में हम अभ्यास भी करवाएंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।